हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि नर्सिंग क्लासेस। आज हम एमएसएन के लेक्चर 4 में बात करने जा रहे हैं अगले कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने किसके बारे में, वॉमिटिंग और इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक और मज़ेदार बीमारी के बारे में जिससे बहुत लोग कभी कभी कहने में शर्माते भी हैं इस बीमारी को, दैट इज़ डायरिया। जैसे आप लोग तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को तो कोई हिचक होनी ही नहीं चाहिए किसी भी बीमारी के बारे में बोलने या बताने में। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल, मतलब जो पेशेंट होते हैं, वो अगर खुद की डिसीज़ होती तो बताना नहीं चाहते कि उन्हें डायरिया है। डायरिया का मतलब क्या होता है? दस्त। ठीक है, इसके देखिए, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में एमएसएन के में पॉइंट्स बताए थे। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं एमएसएन को लिखते वक्त? जब हम एमएसएन के बारे में या फिर किसी बीमारी के बारे में पढ़ाई करते हैं तो बीमारी का नाम लिखने के बाद में मेन 5 पॉइंट होते हैं। बीमारी की डेफिनेशन, उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम डायरिया के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी आप लोगों के अकॉर्डिंग डायरिया की? एक बार सोच कर देखिए। हम सभी एक ही बात कहेंगे, वाटरी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, यानी कि मल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? वाटरी, बिल्कुल पानी के जैसी। तो वाटरी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल क्या कहा जाता है? डायरिया। अब चलते हैं इसके कॉजेस की तरफ, क्योंकि सबको पता है डायरिया का एक ही मेन कॉज होता है, मतलब एक ही डेफिनेशन है या फिर एक ही बात आप कह सकते हैं। बार बार यदि बंदा टॉयलेट जा रहा है, वो भी वाटरी स्टूल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरिया। अब हम चलते हैं इसके कारण की तरफ, इसके इटियोलॉजी। डायरिया उतनी भयानक बीमारी नहीं है जितने ज़्यादा भयानक इसकी कॉजेस हैं। क्या कॉजेस हैं? देखिए, सबसे पहले हम डाइटरी कॉज की बात करेंगे। खाने पीने के कारण अगर डायरिया हो रहा है तो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं उसके? ओवर ईटिंग, भाई ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा जाओगे भी। फिर क्या है आपका? फूड पॉइजनिंग, इनडाइजेशन, अगर खाना पच नहीं रहा है तो इनडाइजेशन। फूड एलर्जी, कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूध से एलर्जी हो जाती है, किसी को मिर्ची खाने से एलर्जी है, किसी को स्पाइसी फूड से एलर्जी है। तो फूड एलर्जी के कारण भी कभी कभी डायरिया हो सकता है। और स्टारवेशन, अधिक भूख लगने के कारण भी, कहते हैं ना पेट में तेजाब बनता है, एसिडिटी जो हो जाती है, उसके कारण भी कभी कभी सेम कंडीशन यानी कि डायरिया की कंडीशन पैदा हो सकती है। अब चलते हैं इन्फेक्शियस कॉजेस की तरफ। इन्फेक्शियस कॉज क्या है? मतलब यदि कोई संक्रमण के कारण हमारे पेट में, हमारे क्या है, डायरिया की बीमारी हमें हो रही है किसी संक्रमण के कारण। संक्रमण क्या होता है? कोई भी बाहरी जीव, परजीव अगर आपके शरीर में एंटर करता है और कोई बीमारी कॉज करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम इन्फेक्शियस कॉजेस की बात करें तो बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया भैया है जो हमें करता है डायरिया? बताइए, एक बार सोच कर देखिए अपने मन में, दैट इज ई कोलाई। आप लोगों ने 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। इसका पूरा नाम क्या होता है? एस्करेशिया कोलाई। वायरस भैया कौन से हैं इसमें? मिसल्स वायरस। आगे आए फंगस के बारे में। तो फंगस तो देखो बहुत ज़्यादा शौक होता है इसे इंसानों के बॉडी पर रहने का। आपके बुखार भी फंगस इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। आपके रिंग गार्ड्स होते हैं, वो भी जो मतलब गार्ड्स वगैरह, या फिर स्किन जो एलर्जी होती है वो मोस्टली फंगस के कारण होती है। डायरिया फंगस के कारण होता है। कैंडिडियासिस वेजाइनल प्रॉब्लम है, वो भी फंगस के कारण होती है। मतलब फंगस को तो यह है कि इंसान की बॉडी में आकर चिपके रहना है, किसी भी तरीके से रहे। तो फंगस का कौन सा है? कैंडिडा एल्बिकैंस। कैंडिडा एल्बिकैंस ये फंगस की एक बेटे हैं जो हमारी बॉडी में आकर डायरिया कॉज करते हैं। आगे चलते हैं पैरासाइट्स पर। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? परजीवी।
पैरासाइट्स किसको बोलते हैं? परजीवियों को। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक इंसान की या किसी होस्ट की बॉडी पर चिपक कर वहाँ से अपना कोई भी मतलब अपनी जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लीचेस होती हैं, मोथ्स होते हैं, जो इंसान या क्या है एनिमल्स की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। बॉडी के जो मतलब पेरेंट्रल कॉसेस जिन्हें कहा जाता है, कौन से होते हैं पेरेंट्रल कॉसेस हमारे? यूटीआई मतलब यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया हो सकता है। और सेकेंड इज आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखिए इसका आपको रीजन बता दें कि इन दोनों इन्फेक्शन के कारण होते क्यों हैं। ये दोनों जो इन्फेक्शन है इनमें आपको जो आप जब ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो कोई ना कोई एंटीबायोटिक तो लेंगे ही। और सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक जो यूज़ होता है इन दोनों इन्फेक्शन में दैट इज एम्पिसिलिन। और एम्पिसिलिन ऐसा एंटीबायोटिक है जिसे अगर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो वो डायरिया कॉज हमारी बॉडी में कर देता है। तो एम्पिसिलिन के कारण डायरिया हो जाता है और उसका कॉज क्या बनते हैं? आरटीआई और यूटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम चलते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ। चलो डायग्नोसिस, हाँ पहले डायग्नोसिस करते हैं फिर सिम्टम्स करेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा है? एज एवरी डिसीज वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एग्जामिनेशन। जब हमने फर्स्ट डिजीज के बारे में बात की थी उसी दिन आपको बताया था कि डायग्नोसिस में फर्स्ट टर्म क्या होगा? फिजिकल एग्जामिनेशन, और दूसरा क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन। थर्ड क्या आएगा डायरिया के लिए? स्टूल एग्जामिनेशन, मतलब मलकई जांच, स्टूल एग्जामिनेशन। फिर आएगा आपका ब्लड स्टडी, एंड लास्ट वन इज सोनोग्राफी। यदि किसी भी चीज़ के कारण हम नहीं पकड़ पा रहे हैं डायरिया की कॉजेस को तो क्या होगी? सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड। अब चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलेंगे डायरिया के दौरान। सिम्टम्स में इसका पहला आएगा आपका, तो इसके सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहला क्या आएगा? एब्डोमिनल स्पाज्म। देखो एब्डोमिनल स्पाज्म का मतलब क्या होता है? पेट में ऐंठन मरोड़ महसूस होना, ठीक है। मतलब ऐसे लगता है कभी भी यदि आपको डायरिया हो रहा है तो फर्स्ट क्या होगा? आपको महसूस होता है कि पेट में कोई हलचल हो रही है जिसके कारण हमें टॉयलेट जाना होता है। तो वो रीज़न किस चीज़ का रीज़न है? वो आपके एब्डोमिनल स्पाज्म के कारण। वेट लॉस, वजन घट जाता है। सनकन आइज, देखो वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और डायरिया, ये तीनों ऐसी बीमारी जिसमें सबसे पहले हमारी आंखें ऐसा लगता है बिल्कुल गिरी हुई सी आंखें, कहते हैं ना आँख की चेहरा देखकर पता चल रहा है कि आप बीमार हो। तो वो वाली कंडीशन कहाँ से शो होती है? हमारी आँखों से। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया का मतलब क्या है? यदि आपकी यूरिन आउटपुट लेस देन 200 ml है तो 200 ml से कम यदि आपका यूरिन आउटपुट पर डे का आ रहा है दैट इज कॉल्ड ओलिगोयूरिया। देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक ओलिगोयूरिया होता है और एक पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब यदि आपका जो आउटपुट है वो 2000 ml यानी कि 2 लीटर से अधिक आ रहा है दिन में दैट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। और अगर 200 ml से कम अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है दैट इज कॉल्ड ओलिगोयूरिया। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया से क्या मतलब है? अगर आपकी बॉडी में सीरम सोडियम की कमी हो जाए, सीरम सोडियम की कमी को क्या बोलेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। देखो मैंने Na लिखा है, Na का मतलब क्या है? जो सोडियम होता है उसका साइन होता है आपका Na, ठीक है। बीपी गिर जाना और रीनल फेलियर। रीनल क्या होती है? आपकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो किडनीज होती है उनका फेलियर क्या कहलाता है? रीनल फेलियर। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ। तो देखिए इसका मैनेजमेंट क्या है आपका? लोपेरामाइड एंटी माइक्रोबियल कहलाती है, एंटी माइक्रोबियल। मेट्रोनिडाजोल, ये क्या है? मेट्रोजिल के नाम से आती है, ब्रांड नेम इसका मेट्रोजिल होता है। ये क्या है? एंटी डायरियल है।
NH फ्लूइड डिहाइड्रेशन के लिए, और ORS इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग के लिए। जो मतलब आपके हाइपोनेट्रीमिया हुआ यानी कि सीरम सोडियम वगैरह जब कम या ज़्यादा हो जाते हैं उस वक्त ORS इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए दिया जाता है, जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी पूर्ति हो जाए, वो मेंटेन हो जाए। तो मोस्टली जो ट्रीटमेंट चलता है नॉर्मल डायरिया में दैट इज लोपेरामाइड, मेट्रोजिल, NS फ्लूइड एंड ORS। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिसीज की तरफ दैट इज कॉन्स्टिपेशन। तो देखिए कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, हम नॉर्मल सी भाषा में यदि बात करें तो इसे अपच भी कहते हैं या फिर कब्ज। मतलब क्या है, यदि हमारे जो फीसस हैं, जो स्टूल है वो हार्ड हो जाए और पास आउट में डिफिकल्ट हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। नोट कीजिए डेफिनेशन में, व्हेन स्टूल और फीसस get harder and it's difficult to pass out, is called constipation। देखिए हम आपको बताएं कि कभी कभी क्या होता है, ये आपकी डायग्राम पे ध्यान मत देना, बातों को समझने की कोशिश करना, ओके। ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जो एब्जॉर्ब होना होता है न्यूट्रिएंट्स को, वो एब्जॉर्ब होकर और खाना यहाँ से यानी कि इलियोसिकल वाल्व के थ्रू कहाँ पर पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुँचता है और अगर खाने में पानी की मात्रा कम हो, खाने की जो पानी की मात्रा थी वो काफ़ी कम थी, जिसके कारण जो इंटेस्टाइन है उसने पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, रीअब्जॉर्प्शन के लिए या फिर डिफिकेशन के लिए पानी नहीं बचा, आपका जो स्टूल है वो कम्प्लीटली सूख चुका है। तो यहाँ पर आकर क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस लो हो जाती है। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन है उनमें जो खाने की मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। अब जब पेरिस्टाल्सिस कम हो जाए, क्योंकि सीधी सी बात हम आपको कहना चाहें तो देखो चिकनाहट कम हो जाती है। अगर पानी की कमी आपकी बॉडी में है, आप जो खाना खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हो, फास्ट फूड का यूज़ कर रहे हो, तो पानी की कमी हो जाएगी ऑब्वियसली बॉडी में। पानी की कमी होने के कारण जो आपका खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद में सूखना स्टार्ट हो जाता है, और सूखने के कारण ये क्या करता है, क्रैम्प्स बना देता है, ठीक है। कंकड़ जैसा बिल्कुल आपका स्टूल बन जाता है। अब सीधी मतलब जो आपका स्टूल है वो बढ़ेगा ही नहीं आगे की तरफ। तो अगर आपका बॉडी जो है क्रैम्पिंग होती है, मतलब आप जब टॉयलेट करने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त क्या है कि स्टूल पास आउट नहीं होता, पेट में जलन होती है, दर्द होता है, लेकिन स्टूल पास आउट नहीं हो पाता, आप उसके कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में देखो ये क्रैम्प्स बन जाते हैं बॉडी में। ये क्रैम्प्स क्या होते हैं, आगे की तरफ पास आउट नहीं हो पाते, तो आपका पेट भारी भारी लगने लगता है, खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है। कभी कभी रिगर्गिटेशन भी हो जाती है। रिगर्गिटेशन का मतलब क्या है कि वॉमिटिंग हो जाती है, जो खाना है वो रिफ्लक्स होने लगता है लेकिन स्टूल पास आउट नहीं होता। उस वक्त आपको कहा जाता है कि खाने में फाइब्रस फूड लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, जिससे कि जो मल है वो उसमें चिकनाहट आए। कभी कभी क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स करते हैं स्टूल डिफिकेशन के लिए, तो स्टूल के साथ में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी ग्रीसी ऑयलीनेस या फिर म्यूकस नहीं बचा था। इसलिए जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं उतना ज़्यादा आपका जो मल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, म्यूकस सीक्रेट होता है। जब आप पानी पीना कम कर देते हैं, डाइट में फाइबर लेना कम कर देते हैं, तो मल सूखने लगता है। उसके कारण जो आपकी इंटेस्टाइन है वो म्यूकस भी नहीं सीक्रेट कर पाती। जब म्यूकस सीक्रेट नहीं होता तो ये क्या बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन। इसे ही हम आंव भी कहते हैं। हिंदी में यदि आपने सुना हो तो आंव या पेचिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या है कि आपका जो स्टूल है उसको बहुत ज़्यादा सूखने के कारण उससे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। फोर्सफुल डिफिकेशन के साथ में ब्लड आता है। वो कोई ब्लड आना मेन प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड आना क्या प्रॉब्लम है कि जब आप फोर्सफुल डिफिकेशन करते हैं तो जो क्रैम्प्स हैं आपके स्टूल के, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को क्या है वहाँ से वूंड हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वूंड बना देते हैं उसमें, जिसके कारण ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत कम मात्रा में ब्लड होता है लेकिन अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कभी कभी इसके कारण अल्सर्स भी बन जाते हैं आपके पेट में, क्योंकि इससे गर्मी पैदा होती है। जो बॉडी में एनर्जी है, मतलब जो आप क्या है
जो हमारी डिफिकेशन होती है वो एक प्रोसेस होती है किस चीज़ की, बॉडी से हीट को पास आउट कराने की, बॉडी को कूल करने की प्रक्रिया, थर्मोलाइसिस की प्रक्रिया हमारा डिफिकेशन करती है। लेकिन जब आपकी डिफिकेशन होगी नहीं, आप प्रॉपरली आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो थर्मोलाइसिस नहीं हो पाएगी। जब थर्मोलाइसिस नहीं होगी तो बॉडी में थर्मोजेनेसिस बढ़ जाएगी, जिसके कारण बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आई होप कि आप सभी को कॉन्स्टिपेशन समझ में आ गई होगी अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके कॉजेस की तरफ। तो देखिए इसके कॉजेस में हम पढ़ें तो कॉजेस में सबसे फर्स्ट टाइप क्या है, इनएडुकेट लो वाटर इनटेक, यानी कि पानी पीना अगर आप कम कर देते हो। दूसरा, रिड्यूस फाइबर डाइट इनटेक, खाने में फाइबरस फूड का लेना। देखिए फाइबरस फूड हम आपको बता दें, दाल, चावल, भीगे हुए अनाज, पपीता, चीकू, मतलब जितने भी वाटरी फूड्स होते हैं वो सभी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी फाइबरस फ्रूट होती हैं। जितने भी आप अंकुरित अनाज खाओगे उतना ही ज़्यादा आपको, मतलब आपकी जो बॉडी है वो डिफिकेशन कर पाएगी अच्छे से, क्योंकि जो अंकुरित अनाज होते हैं उनके जो छिलके होते हैं वो पचते नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके जो स्टूल है बॉडी के अंदर उसे क्या है, फोर्स करता है कि बाहर निकलो बाहर निकलो, क्योंकि वो वेस्ट जो है वो वेस्ट बढ़ रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं होते। जब डाइजेस्ट नहीं हो रहे तो वो डिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे मूली वगैरह है, उनके छिलके खाने चाहिए। मूली को कभी छीलकर मत खाइए, क्योंकि उसका छिलका जो है वो पचता नहीं है और बॉडी में पानी की पूर्ति करता है, साथ ही साथ आपको डिफिकेशन में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट नोट कीजिए, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम अपने आप में एक बीमारी है, जिसका मतलब क्या है कि जो आपका पेट है वो अपनी प्रक्रियाएं ढंग से नहीं कर पा रहा है। केवल हमेशा यही नहीं है कि हमारे कारण ऐसा, और कभी कभी जो हमारी मशीन है, जो खाना पचाने की जो मशीन है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें भी कोई खराबी आ सकती है, जिसके कारण इरिटेबल बोवल सिंड्रोम नाम की बीमारी आपकी बॉडी में बन सकती है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेगनेंसी। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बन सकती है। डिस्टर्ब डाइट, देखो डिस्टर्ब डाइट एक मेन कॉज है आपकी किसका, कॉन्स्टिपेशन का। कि डिस्टर्ब डाइट का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर आपका जो वर्क है वो ऐसा है कि आप एक दिन एक जगह पे, दूसरे दिन दूसरी जगह पे पहुंच रहे हैं, तो आप शायद एक ही बार खाना खा पा रहे हैं दिन में, या फिर आपने 2 दिन तक कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का खाना खाकर पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाती, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन पैदा हो सकती है। कॉलन कैंसर, देखिए हम आपको समझाएं तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है आपका, कॉलन, जो खुद में 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। तो ये जो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक और ये इतना पार्ट होता है कॉलन का। अब इस पूरे पार्ट में यदि कहीं पर भी कैंसर क्रिएट हो जाए, दैट इज इट इज़ द मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जब अगर कैंसर बन गया कॉलन में तो खाना आपका डिफिकेट हो ही नहीं पाएगा, खाना मतलब बाहर की तरफ निकल ही नहीं पाएगा, एनस तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो डिफिकेशन कहाँ से होगा। तो इसलिए कॉलन कैंसर भी एक मेन कॉज है किस चीज़ का, डिफिकेशन का। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला जो कॉज है दैट इज ओल्ड एज। बुढ़ापे में भी ऐसा हो जाता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो आते हैं वो काम करना कम कर देती हैं, जिसके कारण स्टूल पास आउट नहीं होता। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिम्टम्स, और सिम्टम्स की तरफ चलते वक्त हम बात करते हैं इनके लक्षणों की, कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो फर्स्ट है एब्डोमेन फुलनेस। भाई सीधी सी बात है, आप एक डिब्बा है उसमें आप निकाल तो कुछ रहे हो, भरी रहे हो तो फुलनेस तो महसूस होगी, है कि नहीं। जब आप स्टूल पास आउट नहीं कर पा रहे हो, खाना खाते जा रहे हो पूरा टाइम का, तो एब्डोमेन फुलनेस आपको होगी। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, नोजिया,
अजीब सा मतलब जी मिचलाता रहता है कि पता नहीं खाना खाएं नहीं खाएं, मन सा नहीं करता किसी चीज़ का। वॉमिटिंग, उल्टियों का जी रहता है। नेक्स्ट है आपका, अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। देखिए ट्रीटमेंट में है क्या, इसके जो मेन जो दवाइयाँ हम इसमें यूज़ करते हैं, दैट ट्रीटमेंट से पहले यदि हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसका एकमात्र डायग्नोसिस है, अगर बहुत दिनों तक कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं हो रही है, आपने काफ़ी ट्रीटमेंट भी किया है खुद से, उसके बाद भी आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही है, तो आप क्या करवाएंगे, कोलोनोस्कोपी। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलन, उसके अंदर उसकी चेक करवाएंगे, उसकी बायोप्सी करवाएंगे या फिर उसकी एंडोस्कोपी आप करवाते हैं, दैट इज़ कोलोनोस्कोपी। इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, स्टूल सॉफ्टनर डल्कोलेक्स। डल्कोलेक्स नाम की सिरप आती है जो आपकी स्टूल को, जो आपका स्टूल जमा हुआ है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, उसे सॉफ्ट करने में मदद करता है। ड्रिंक 2.5 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। दिन में कम से कम, देखिए ये कम से कम मैं बता रही हूँ, 2.5 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को हर दिन पीना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपकी बॉडी में तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, दूसरा स्टूल हमेशा सॉफ्ट रहेगा, जिसके कारण डिफिकेशन बहुत आसानी से हो पाएगा। ड्रिंक वार्म लिक्विड एवरी डे। हर सुबह गर्म दूध या गर्म पानी पीना आवश्यक होता है। टेक फाइब्रस डाइट। हमने आपको पहले ही बताया था इसके कॉजेस क्या हैं। इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ फाइब्रस डाइट। अगर आप फाइब्रस डाइट कम ले रहे हो, वही इसका कारण है, तो अगर आप फाइब्रस डाइट लेना आरंभ कर दोगे तो ये क्या है, आपकी बीमारी ख़त्म होना धीरे धीरे चालू हो जाएगी। नेक्स्ट है इसका, अवॉइड एल्कोहल कंजप्शन। एल्कोहल कंजप्शन का मतलब कि हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं एल्कोहल कंजप्शन, क्योंकि जो एल्कोहल होती है वो बॉडी में डिहाइड्रेशन लाती है, पानी की कमी करती है, जिसके कारण कभी कभी ऐसा हो सकता है। देखिए हम नहीं कहते कि प्रॉपरली यही कॉज है या फिर इसे अवॉइड, इसका परहेज करने से आप ठीक हो जाओगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसका परहेज करें जिससे कि आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहे। और नेक्स्ट नोट कीजिए, डू प्रॉपर एक्सरसाइज। हर एक बीमारी का एकमात्र निवारण दैट इज व्यायाम। व्यायाम अगर आप डेली कर रहे हो तो आपकी बॉडी में शायद कोई भी परेशानी ना रहे, इसलिए पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी को ठीक करने में व्यायाम आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसलिए आप चाहे थोड़ा बहुत कीजिए, चाहे आप मतलब डेली 4 बार उछल कूदी क्यों ना कर लें सुबह सुबह, लेकिन एक रेगुलरिटी के साथ में कीजिए कि डेली वो हमें करना ही करना है, ठीक है। उस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, पक्का आपकी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स है, मोस्टली आपके एब्डोमिनल ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगी और आप हेल्थी महसूस करोगे खुद को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी हेल्थी, बी फिट।